हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल स्काई बाउंड अगेन मी। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई अब तक के जितने भी पेपर्स हुए आप सभी का बहुत अच्छे गए होंगे। तो भाई जो अपना नेक्स्ट पेपर यानी परसों का 14 फेब का ओसीएम का एग्जाम है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से आंसर पढ़ने हैं, डाउट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, बट भाई फिर भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कोई बता रहा है, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगा। तो आज की लेक्चर वीडियो में भाई एक पूरा ओवरऑल व्यू लेने वाले हैं ओसीएम जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है सारे क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले। क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा या 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट अगर आप सभी ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना तो भाई इतनी क्लियरिटी है कि पूरा ओसीएम का पेपर आपके सामने निकाल कर रख दिया जाएगा। यानी कि भाई जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए, साथ ही साथ जो आपके प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम थे, उन सभी को एनालाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पता चले ना भाई जो बोर्ड एग्जाम में फिक्स आने ही वाले हैं। जैसे कि ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, क्या समझ में आया था पिछले पेपर को देख के? जो ये 8 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है, या तो ये 2 चैप्टर से पूछता है, या तो चैप्टर 4 से या तो चैप्टर 8 से। यानी मार्केटिंग या बिजनेस सर्विस को छोड़ के तीसरा कोई चैप्टर है नहीं जो कि हमारा 8 मार्क्स को कंटेन कर सके। हो सकता है कि भाई अगर थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके दिया जाए क्वेश्चन, हो सकता है दूसरे चैप्टर से आ जाए, बट एक क्वेश्चन तो आपको इन दोनों चैप्टर से फिक्स देखने को मिलने वाला है। तो इतनी क्लियरिटी इसको देखने के बाद आ जाती है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो भाई अपनी समझने वाले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ उसके पूरे हेड पॉइंट के साथ आपको पूरी जो डिटेल वीडियो है वहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है जो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो भाई फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात भाई, मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज प्रोडक्ट को जो है वो उसको एडवर्टाइज करना, उसको लोगों के बीच तक पहुंचाना। तो भाई यहाँ पर जो साइड स्क्रीन आपको विजिबल हो गई है, आप सभी को हेड पॉइंट देखकर समझ में आ गए होंगे। अब समझते भाई कि हेड पॉइंट को पकड़ के पहला हेड पॉइंट बोलते हैं भाई मार्केट रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल भाई मार्केट में क्या बेचना है, ठीक है। अभी अगर वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो आप सभी जान रहे हो कि डेयरी मिल्क की जो हमारा ये है क्या बोलते हैं प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको समझ में आ गया भाई बेचना क्या है। सेकंड थिंग है कब बेचना है, वो 31 दिसंबर के दिन तो बेचेगा नहीं, ठीक है। फिर उसको पता चला कि भाई 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में हमारी प्रोडक्शन जो है, सेल्स जो है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ही पता चल गया सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट में कि भाई कब बेचना है, यानी क्या बेचना है और कब बेचना है। मार्केट रिसर्च एंड मार्केट प्लानिंग। जैसे ही पता चल गया हमको क्या बेचना है, फिर हम आ जाएंगे भाई आपको जो कच्चा माल खरीद के लेके आएगा उसको असेंबल करेगा, यानी बाइंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। दोनों जो चॉको बीन वगैरह खरीद के लेके आएगा, फिर उसको मेल्ट करके चॉकलेट बना के उसको थोड़ा सा टेस्ट करेगा और उसका हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट में बोलता है भाई कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे मैंने टेस्ट किया, मुझे लगा महाकसम एकदम मस्त प्रोडक्ट बना है। उसके बाद में फिर आ जाऊंगा अपना प्रोडक्ट को थोड़ा सा और ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए, जो हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है भाई उसके बाद जो प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, पैकेज कर देंगे और उस पर लेबल चिपका देंगे, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रहेगा अपना ब्रांड का नाम, यानी डेयरी मिल्क लगा दिया तो वो भी काम खत्म। फिर जो नेक्स्ट पे आ जाएंगे जो बोलता है कि उसके बाद प्रोडक्ट क्या बोलते हैं ब्रांडिंग लगने के बाद उसका प्राइस डिसाइड करेंगे। जैसे किटकैट वाले ने अभी जल्दी में एक फरारी का चॉकलेट लेकर आया है, ठीक है, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर जैसे ही हम उस पर अपना प्राइस चिपकाते हैं फिर उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद फिर उसको आप किधर रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस में उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के बाद जो अपना नेक्स्ट फंक्शन में आएगा वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वेयर हाउस में रखने के बाद रख के तो देखना नहीं है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटेलर तक पहुंचाएंगे। जैसे ही उसको हमने रिटेलर तक पहुंचाया फिर वहां पर उसका क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। वहां पर एड चला देंगे। अगर आप देखे रहोगे तो लाल बाग में सिर्फ आपको एक ही चीज दिख रही रहेगी, कैंपा बोला। तो भाई वो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन का बहुत बड़ा जरिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे ही हमने उसका प्रमोशन किया, लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा, उसके बाद जब कस्टमर जो हमारे होंगे उनसे हम पूछेंगे कि भाई कैसा था कैसा नहीं था, तो कस्टमर सर्विस। तो ये था भाई अपना पूरा 13 के 13 पॉइंट भाई आपको एचएससी में 8 मार्क्स दिला सकती है। और ये इतना इजी तरीके से समझ के रखना, यानी एग्जांपल अगर आपके दिमाग में तो आपको पूरे के 13 पॉइंट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 मार्क्स में भी पूछेगा और आपको 8 मार्क्स में भी पूछेगा। यानी कि अगर आपको ऐसा बोला राइट द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, तो जो शुरू के 4 पॉइंट हैं, यानी क्या हमारा प्राइस, प्रोडक्ट और प्रमोशन, और ये क्या बोलते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये हमारे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है। और जो नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स है यानी कि पीपल,
और फिर क्या बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट और प्रोसेसिंग। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये जो 3 पॉइंट हमारे जो पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात भाई, आपका जो है वो प्राइस, किसी भी बोलते हैं ना गुड्स का या प्रोडक्ट का जो है प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है भाई कि अगर कोई भी चीज जो आप सेल करना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट जो होते हैं वो अच्छा प्राइस पे होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट जो बोलता है भाई कि हमारा प्लेस, यानी वो प्लेस नहीं जो आप सोच रहे हो कि मतलब कोई जगह है, ऐसा जगह वाला वो प्लेस नहीं है। प्लेस का मतलब क्या होता है, हम लोग ऑर्डर प्लेस वगैरह करते हैं ना, मतलब जगह पे पहुंचाना। सो आपका जो ऑर्डर है वो कंपनी में बन गया है, बट जो आपका प्रोडक्ट है वो कंपनी में डेवलप हो गया, बट जब तक वो पब्लिक के पास पहुंचेगा नहीं, जब तक वो पब्लिक के पास प्लेस नहीं होगा, तब तक वहां पर उस प्रोडक्ट का कोई भी बोलते ना यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई जब तक आप प्रमोशन नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल कैंपा कोला वाले ने प्रोडक्ट भी डेवलप कर दिया, प्राइस भी सस्ता था और साथ ही साथ उसका प्रमोशन क्या बोलते हैं लोगों के बीच तक पहुंचा भी दिया, बट अगर उसका एडवर्टाइजमेंट वो लालबाग में नहीं करता तो शायद उसका सेल नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो हमारे मार्केटिंग के रिलेटेड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स है वो आपको 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आएंगे, फिर वो आपको पूरे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है पीपल, भाई लोगों को किस तरीके का प्रोडक्ट आपका लगा हुआ है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एनवायरमेंट, आपका जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, जहां फैक्ट्री में डेवलप हो रहा है, वो फिजिकल एनवायरमेंट को हार्म ना करे, तो ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और लास्ट में होता है प्रोसेस, भाई किस तरीके का प्रोसेस बनाने का आपको प्रोडक्ट डेवलप करने का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो भाई हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बोलता है भाई टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। ये हमारा बिजनेस सर्विस 4th चैप्टर का है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हो सकता है 4 मार्क्स में भी पूछे, 5 मार्क्स में भी पूछे, ठीक है। साइड स्क्रीन पर उसका जो शॉर्ट है वो विजिबल है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहला क्या बोलता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सुनते समझ में आ जाता है भाई, हर एक कंपनी के सॉरी हर एक कंट्री के पास उसका एक सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई हमारे इंडिया का है, ठीक है। तो हर कंट्री के पास अपना एक स्पेसिफिक सेंट्रल बैंक है जो कि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ऑपरेट करता है, ठीक है। और उसका जो अकाउंट होता है वो वर्ल्ड बैंक के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो बोलता है कॉमर्शियल बैंक, या तो गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी या तो प्राइवेट सेक्टर, यानी समझ में आ जाता है भाई कि कॉमर्शियल बैंक कैन बी ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं तो गवर्नमेंट का आप ले सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर हम लोग इसकी तरफ जा सकते हैं, क्या बोलते हैं एसबीआई की तरफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी तरफ जाऊं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, फिर हमारा आईसीआईसीआई है। तो ये जो है हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं कॉमर्शियल बैंक के प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है। तो ये दोनों में चलता है। फिर आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पे जो बोलता है भाई कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है भाई, जो भी हम बोल सकते हैं ना, जो हमारे बीसी वगैरह चलती थी पहले के जमाने में, जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं एक एक जगह पे बहुत सारे लोग सोसाइटी के लोग पैसा जमा करते थे, फिर जिसको जरूरत होती थी वो विड्रॉ करता था, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उसको। तो वो चीज थी भाई वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, वो भी कोऑपरेटिव बैंक है एक तरह का। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है। फोर्थ बैंक का एग्जांपल है भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखो भाई नाम सुन के समझ में आ जा रहा है कि भाई इंडस्ट्रीज को जो डेवलप करेगा वो उस तरीके का बैंक है, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिया में स्टार्ट होती है, जिसको डेवलप करने के लिए फंडिंग की जरूरत है, तो वो फंड कौन प्रोवाइड करेगा भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बोलता है भाई, बोलता है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक सुन के समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो एक्सचेंज कर रहा है, यानी जो फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल बाहर से कोई इंडिया में आया तो यहाँ पर डॉलर तो चलता नहीं है, वो रुपीज में चलता है, तो भाई वो आपकी करेंसीज को उसमें डेवलप कर देगा। या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप फॉरेन कंट्रीज वगैरह में जा रहे हो, तो वहां पर भी आपको जो पैसा एक्सचेंज करने वाला चीजें होगी, तो वहां पर भी जो एक्सचेंज बैंक होगा वो आपको वहां की करेंसी एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि भाई एक्सचेंज बैंक का था। नेक्स्ट जो बोलता है भाई सेविंग बैंक। सेविंग बैंक मतलब जहां पर आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक का एक मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है कि वहां पर सिर्फ या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन या तो गवर्नमेंट का ही अकाउंट होता है, अदरवाइज नॉर्मल पीपल वहां पर अकाउंट नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके का रहता है। फिर लास्ट में जो हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब होता है भाई कि जो भी हमारा एक स्पेसिफिक चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल या तो एग्रीकल्चर हो गया, या क्या बोलते हैं हमारा जो स्लम एरिया को डेवलप करने वाला काम होता है, तो वहां पर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट बैंक है हमारा एक, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक भी आप लोग समझ आ रहे हो भाई, डेवलपमेंट का मतलब जो भी चीजें डेवलप होती है कंट्रीज में उसको फंड प्रोवाइड करना, ये किसका काम है भाई, डेवलपमेंट बैंक का। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट जो बोलता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का मतलब क्या होता है भाई कि जो भी जो छोटी छोटी जगह होती है हमारी, ठीक है, जैसे विलेज वगैरह हो गया, उनको डेवलप करना, उनके
साथ में काम करना, वो कहाँ पर काम करता है भाई, हमारा रीजनल रूरल बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये था भाई टाइप्स ऑफ बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया, यानी 3 क्वेश्चन अब तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई, जो बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। साइड स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का मतलब भाई की जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लेते हैं तो उसको किस तरीके से किस बेसिस पे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज चलती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोवाइड करती है वो किस बेस पे करती है, तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है भाई दोनों के बीच में, यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के दोनों के बीच में एक पूरी बोलते ना परफेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए भाई। एक भी चीज का जो बोल सकते हैं ना कि खुलासा है वो मतलब दोनों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को हार्ट सर्जरी है और उसने इंश्योरेंस लेते टाइम उस इंश्योरर को बताया नहीं है, और एट दी एंड जब वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में जाकर अगर उसने नहीं बताया, उसको हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 भी रुपया पे नहीं करेगी। तो ये पहला प्रिंसिपल था। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है उसके अगेंस्ट में हमको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है हर महीने, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, फिर वो प्रीमियम पर हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वो हमको हर साल अमाउंट थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब होता है भाई, जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख है और अगर आपको लॉस 50,000 का हुआ, तो वो 50,000 रुपया आपको पे करके वापस आपको वही पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, यानी LIC पे जो भी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे काम करता नहीं है। यानी कि आप एक फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो ना कि भाई अगर एक जिंदा इंसान की इंश्योरेंस पॉलिसी है और अगर इंडिमिनिटी अगर बयान लेवल पे अगर वो एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो एक जिंदा आदमी लाके खड़ा तो नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविनिटी क्या बोलता था कि भाई मैं देखो उस लेवल पर लेके चले आऊंगा जिस लेवल पर तू पहले था, यानी जिंदा इंसान को तो वापस जिंदा कर नहीं सकता, तो इसलिए ये प्रिंसिपल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लागू नहीं करता है। नेक्स्ट जो बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 2 लाख की स्कूटी है, चोरी हो गई, आपने गया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा है, उसके बाद फिर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला था, इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओगे, उसको बोला कि भाई मेरा ये चीज चोरी हो गया। ठीक है, जब वो इंश्योरेंस कंपनी सर्च करेगी उसको पता लगेगा हाँ भाई बंदे की चोरी हो गई, तो वहां पर आप उसको क्या करेगी, आपको कंपनसेशन पे कर देगी उसके अगेंस्ट में। लेकिन जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका साथ साथ जब उसको पता चलेगा कि भाई अगर अपना जो घुमा हुआ था मोटरसाइकिल वो मिल गया, स्कूटी मिल गई, तो वहां पर आपके पास उसकी कोई भी अथॉरिटी होगी नहीं, यानी कि आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर किसको हो जाएगी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसने आपको कंपनसेशन पे कर चुका है। तो ये था भाई चौथा प्रिंसिपल हमारा। पांचवा प्रिंसिपल बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो भाई कंट्रीब्यूट करने का मतलब ही समझ में आ जाता है भाई कि बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी 4 लाख की है और आपने 3 लोगों से जो है वो इंश्योरेंस लेकर रखा है, यानी 1 से 2 लाख का, 1 से 1 लाख का और 1 से 1 लाख का। जब आपको लॉस अगर 2 लाख रुपए का हुआ तो 1 लाख रुपया उससे रिसीव करोगे जिसको 2 लाख की पॉलिसी थी, और दोनों से 50-50 हजार रुपया। ठीक है, हो सकता है कि एक ही कंपनी पे करे और वो तीनों आपस में समझ ले, तो ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था भाई अपना प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन एंड लॉसेस। इसका मतलब होता है भाई कि फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, बट एट दी एंड अगर आपको अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि भाई कि आपकी कंपनी में आग लगी और वो टाइम पे अगर आप ऐसा हाथ बांध कर खड़े होकर सिर्फ देख रहे हो, ना आपने फायर ब्रिगेड को फोन किया, ना आपने क्या बोलते हैं उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन एंड लॉसेस। मिटिगेशन एंड लॉसेस बोलते हैं भाई कि लॉस को कम से कम करो। ठीक है, वहां पर अगर आप उसको बचा सकते हो तो आप बचाने की कोशिश करो, इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड मत रहो। फिर लास्ट में अपना आखिरी प्रिंसिपल बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉक्सिमा। यानी कि भाई जो भी हमने जिस चीज की पॉलिसी निकाली है उसी चीज में अगर लॉस हुआ तो ही हमको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने इंश्योरेंस जो है वो निकाला है हमारे फायर का, और लेकिन चोरी जो हमारा जो गुड्स है वो चोरी हो गया, ठीक है, तो ऑन दैट केस अपने को पैसा मिलने वाला नहीं है, यानी कि जिस वजह से इंश्योरेंस निकाला है उसी के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये था भाई अपना चौथा क्वेश्चन जो भी रिलेटेड रख रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से। ठीक है, फिर आ जाता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोलता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेनर, यानी कि एक एंटरप्रेनर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं इनएक्चुअल कैपेबिलिटीज। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है इनएक्चुअल कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जो भी चीजें हैं उसके अंदर थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपनी नई चीजों को लेकर आना, नए इन्वेंशन को लेकर आना, ठीक है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, यानी प्रोडक्ट को थोड़ा सा
मॉडिफाई करना। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था भाई उसका फ्यूचर विजन, यानी कि जो अपकमिंग ऑप्टिकल्स है, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में उसको पता होना चाहिए, मार्केट किस तरीके से चल रहा है। तो ये भी एक इंटरप्रेनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट जो बोलता है भाई हर एक एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्किंग होना चाहिए अपने काम को लेके, ठीक है, कुछ काम वो खुद भी करता है, ठीक है। अगर हम लोग देखने जाए तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है भाई इसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन ऐसी आई है जो कि 1000 वर्करों का काम अकेले कर सकती है, तो भाई वो चीज का पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़े, ठीक है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई टेक्निकल नॉलेज होगी तो ही वो बंदा आगे जा पाएगा। नेक्स्ट बोलता है भाई रिस्क बेरिंग कैपेसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होनी उनकी बंदे के अंदर। और एट दी एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहनी चाहिए भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपको ये 2 मार्क्स का जो आपका ये पूछता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर पूछ सकता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे भाई अपने 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए भाई वीडियो में बने रहो।